जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? ठीक, बढ़िया। चलिए, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे। हम लोग भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में जो हमारा इससे पिछले वाला वीडियो था उसमें हम लोग इस बारे में देखें कि संविधान सभा का जैसे निर्माण हुआ, कैबिनेट मिशन मुख्य रूप से हम देखें, क्योंकि संविधान सभा के निर्माण से संबंधित बातें कैबिनेट मिशन में सम्मिलित थी। तो कैबिनेट मिशन के बारे में हम लोग देखना शुरू किए। तो इस थोड़ा सा देख लेते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं कि इसमें हम लोग क्या क्या देखे थे। थोड़ा सा जल्दी से देखते हैं हम लोग क्या क्या देखे थे, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। कल हम लोगों ने सबसे पहला बिंदु जल्दी से बताते हैं। आप पहला वीडियो देखे होंगे तो आप लोग जानते होंगे कि पहले ये कहा गया कि संविधान में जितनी संख्या होगी वो 389 होगी। 389 को दो भागों में डिवाइड किया गया, 296 और एक 93 सीटें देशी रियासतों को, 296 ब्रिटिश प्रांतों को दिया गया। इसमें एक हो गया प्रांत को बांटा गया सीट। प्रांत को कितनी दी गई? 292 सीटें। 4 सीटें क्या थे? जो चीफ कमिश्नरी प्रांत थे, जो कमिश्नरों के द्वारा क्या किया जाता था, जो आयुक्तों के द्वारा क्या किया जाता था, शासन किया जाता था। वो मतलब ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आयुक्तों के द्वारा शासन किया जाता था। उनको 4 सीटें दी गई, जिसमें अजमेर था, आपको मारवाड़ा था, अजमेर था, कुर्क और बलूचिस्तान और दिल्ली। ये कुर्क और बलूचिस्तान एक है। तो इसमें 4 सीटें उनको दे दी गई। 292 सीटें ब्रिटिश प्रांत जो 11 प्रांत थे उनको दिया गया। 93 सीटें देशी रियासतों को दी गई। देशी रियासतें क्या हैं? जहाँ राजा शासन करते हैं लेकिन ब्रिटिश शासन के अंतर्गत करते हैं, ठीक है, उनके अधीन करते हैं। तो ब्रिटिश शासन के अधीन शासन करते, मतलब शासन राजा करेंगे लेकिन ब्रिटिश शासन के अंतर्गत रहते हुए, उसके अधीन रहते हुए, ठीक। इतनी बात हुई। दूसरी बात जो बताई गई थी कि सीटों का बंटवारा 10 लाख पर एक सीट दी जाएगी। इसके बारे में बताया गया कि एक सीट जो भी बांटी जाएगी किसी भी प्रांत में या देशी रियासत में, वो जनसंख्या के आधार पर होगा। 10 लाख पर एक सीट दी जाएगी। तो जितनी भी सीटें दी गई हैं वो 10 लाख पर एक सीटें दी गई हैं, ठीक है, ठीक। इसके बाद ये कहा गया था जो ब्रिटिश प्रांत है उसमें हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ये सभी हैं। तो सीटों का बंटवारा उसी अनुपात में कर दिया जाएगा जिस अनुपात में जनसंख्या होगी, ठीक। हाँ, और इसके बाद इनका निर्वाचन, जो ये सदस्य जाएंगे, प्रतिनिधि जाएंगे, जो सीट पर खड़ा होगा उनका निर्वाचन कौन करेगा? तो प्रांतीय असेंबली में जो उस समुदाय के सदस्य होंगे। जैसे हिंदू हैं तो हिंदू प्रतिनिधि भेजेंगे, मुस्लिम हैं मुस्लिम प्रतिनिधि भेजेंगे, और यदि जो सिख हैं तो वो सिख प्रतिनिधि भेजेंगे। ये सब के बारे में हम लोग पिछले वाले वीडियो में बात कर चुके हैं। आप लोग देखिएगा, अच्छे से बात किए हैं, ठीक है। 1 घंटा बताएं तो ऐसे ही तो नहीं, तो उसको देखिएगा। फिर इसमें 208 सीटें किसको मिली थी? कांग्रेस को मिली थी। 73 सीटें में किसको मिली थी? मुस्लिम लीग को मिली थी। ये क्या है? पार्टी है, हाँ। और इसके बाद 15 सीटें अन्य को मिली थी और 93 सीटें देशी रियासतें। तो टोटल कितनी हो गई? 289 हो गई, ठीक। तो आप लोग देखिएगा, इससे पहले वाले वीडियो देखिएगा, अच्छे से बताया गया था, ठीक। महात्मा गांधी संविधान सभा में नहीं शामिल हुए थे, मतलब सम्मिलित नहीं हुए थे, लेकिन उनकी स्थिति सर्वोच्च है, ठीक। उनकी बात को माना जाता था लेकिन वो संविधान सभा में नहीं सम्मिलित हुए थे। तो ये यहाँ तक कल हो गया था। तो आज हम उसी से आगे चलते हैं। तो आप लोग जाइएगा प्लेलिस्ट में, इंडियन पॉलिटी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें देखेंगे। कंप्लीट इंडियन पॉलिटी के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देखेंगे तो मिल जाएगा। अभी शुरुआत ही है, इसलिए आप लोग उसको देखते हुए चलिएगा, क्योंकि अभी तो 1-2 वीडियो रहेगा तो आसान लगेगा, लेकिन जब लास्ट तक पहुंचेंगे, अभी 20, 25, 30 वीडियो तक पहुंचेंगे, फिर इसके बाद पीछे वाला भूलता जाएगा। तो आप लोग देखते जाएंगे और फिर रिवीजन करते जाएंगे तो याद हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग चले हैं आगे, चलिए आइए हम लोग देखते हैं। तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देखिएगा। आज हम लोग देखते हैं कि कैसे संचालन हो रहा था संविधान सभा में, जैसे कैसे कार्यवाही हो रही थी, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। मुख्य रूप से कार्यवाहियों के बारे में हम लोग अभी देखेंगे। कांग्रेस विशेषज्ञ समिति बनी थी। तो कांग्रेस विशेषज्ञ जो समिति बनी थी वो मुख्य रूप से कार्यवाही को कैसे संचालन होगा, बैठक कैसे होगी, ये सब के बारे में वो एक समिति बनाई गई थी। तो वो जो समिति बनाई गई थी वो मुख्य रूप से कार्यवाही के लिए ही थी, कैसे संचालन होगा, अध्यक्ष कौन होगा, इस सब के बारे में था। तो इसके बारे में हम लोग बाद में समितियों को देखना ही है, लेकिन हम उससे पहले जो सामान्य बातें उसको यहाँ देखते हैं, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो संविधान सभा में कुछ प्रमुख बातें हम लोग देख लें, आगे चलिए। कुछ प्रमुख संविधान के निर्माण में संविधान सभा की बात चल रही, ठीक है। संविधान सभा से संबंधित कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, ठीक है। संविधान सभा
से संबंधित क्या प्रमुख बातें, कुछ प्रमुख बातें हम थोड़ा देखते हैं, फिर इसके बाद आगे तो हमको देखना ही है। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, तो आप लोग इससे पहले वाला वीडियो देखिए, छोड़िएगा नहीं आप, मतलब आप लोग देख ही लीजिएगा, क्योंकि वहाँ बताया गया कैसे कैसे हुआ। एम.एन. राय ने शुरुआत किया, मतलब विचार रखा, फिर इसके बाद 1935 में फिर ये कहा गया कांग्रेस द्वारा आधिकारिक रूप से मांग रखी गई। 1938 में फिर जो जवाहरलाल नेहरू जी थे, इन्होंने कहा वयस्क मताधिकार द्वारा संविधान सभा में जितने भी सदस्य आएंगे वो वयस्क मताधिकार के द्वारा आएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि हम लोग इसमें पहले वाले वीडियो में देखें कि कुछ लोगों द्वारा ही चुनकर भेजा गया, वयस्क मताधिकार द्वारा नहीं भेजा गया, कुछ लोगों द्वारा ही चुनकर क्या किया गया, भेज दिया गया। तो ये वयस्क मताधिकार तो हुआ नहीं। वयस्क मताधिकार का मतलब अभी आप जैसे लोकसभा जब चुनाव होता है या विधानसभा चुनाव होता है तो उसमें वयस्क मताधिकार द्वारा वोट करके अपने प्रतिनिधियों को भेजा जाता है, लेकिन ऐसा संविधान सभा में नहीं हुआ था। कहा भले गया था लेकिन हुआ नहीं। ठीक है, ठीक। तो संविधान सभा से संबंधित कुछ प्रमुख बातें में लिखेंगे कि संविधान सभा की जो पहले हम लोग अध्यक्ष देख लेते हैं, उपाध्यक्ष देख लेते हैं, सचिव देख लेते हैं, फिर इसके बाद हम आगे बात करते हैं। तो जो संविधान सभा के स्थायी सदस्य अध्यक्ष थे तो वो कौन से थे, स्थायी अध्यक्ष। 1 दिसंबर को इनको क्या किया गया था, 1946 को बनाया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लिखिए आप संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को क्या किया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया, जो प्रथम राष्ट्रपति है। ठीक। दूसरा बिंदु, अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष वैसे भी लिख सकते हैं, अस्थायी मतलब ई बाद में उस तरह भी लगा सकते हैं, दोनों तरह से लिखा जा सकता है। ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक। जो संविधान सभा के सचिव थे वो कौन थे, सचिव, मुख्य सचिव HVR अयंगर जी थे। ठीक है। HVR अयंगर जी। ठीक है। ठीक। तो आप सब में अगर जी लगाना चाहें तो लगा लीजिएगा, ऐसा नहीं, भेदभाव नहीं है। ठीक है, ठीक, क्योंकि डॉक्टर लग गया तो सम्मान सूचक पहले ही शब्द हो गया। चौथा बिंदु क्या लिखेंगे, मुख्य सचिव। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो जो उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे, डॉक्टर HC मुखर्जी, डॉक्टर HC मुखर्जी। और अगर बात करें तो दूसरे जो थे उनको कहा जाता VT कृष्णाचार्य जी थे। ठीक है, VT कृष्णाचार्य जी। ठीक, कृष्णाचार्य जी थी। ठीक, VT कृष्णाचार्य जी या डॉक्टर HC मुखर्जी, तो ये क्या थे, ये उपाध्यक्ष थे। ठीक। तो स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अस्थायी अध्यक्ष जो हुए वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। इसके बाद मुख्य सचिव HVR अयंगर जी थे, उपाध्यक्ष HC मुखर्जी और एक सदस्य जो हुए HVR अयंगर जी थे। ठीक। इसके बाद जो संवैधानिक सलाहकार थे वो थे BN राव। तो ये मतलब महत्वपूर्ण नाम है, आप इनका नाम बहुत बार सुनेंगे। मतलब इनका जो संवैधानिक सलाहकार, किस सलाहकार के रूप में, जो संविधान में, जो संविधान सभा में जो सलाहकार थे, तो संवैधानिक सलाहकार मतलब बहुत ज्ञानी व्यक्ति थे, मतलब बहुत ज्ञानी मतलब बहुत ज्ञानी थे। BN राव, BN राव। ठीक है, संवैधानिक सलाहकार लिख लीजिए। संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव, बहुत महत्वपूर्ण। जिस प्रकार आप समझ सकते हैं अम्बेडकर जी थे, उसी प्रकार BN राव जी थे। ठीक, मतलब ज्ञान में महत्वपूर्ण लोग।
तो स्थायी अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसमें लिख लिए। और संवैधानिक सलाहकार BN राव। ये दोनों नाम बहुत महत्वपूर्ण, याद रख लीजिएगा, थोड़ा बहुत इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अभी हम लोग प्रारूप समिति देखेंगे तो भीमराव अम्बेडकर जी का नाम आएगा ही, तो वहाँ सब कुछ नहीं देख रहे हैं, ठीक है। संविधान सभा को जो मुख्य रूप से लिखे तो वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा जो हैं, उन्होंने क्या किया था? मुख्य रूप से कैलीग्राफर का काम किया था। अगर अभी हम लोग बाद में भी लिख सकते हैं, अभी भी लिखना हो तो लिख लीजिए, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ये क्या किए थे? ये मुख्य रूप से सुलेखक थे, ठीक है, प्रस्ताव के। तो आप कह सकते हैं कि जो कैलीग्राफर कह सकते हैं, जो कैलीग्राफर थे वो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं, ठीक है। ये इंग्लिश में मुख्य रूप से इटैलिक शैली में लिखे, इंग्लिश में लिखे। इसके बाद जो उसका हिंदी संस्करण में जो लिखा गया है वो बसंत कृष्ण वैद्य लिखे हैं। लिखना चाहेंगे आप लिख लीजिए, नहीं आपको वैसे भी याद रहता नहीं, जो लिखाया जाता वो तो याद नहीं रहता, जो नहीं लिखाया जाएगा वो कैसे याद रहेगा, तो रफ करें, ठीक। तो लिख लेंगे, इतना इतना लिख लीजिएगा, फिर इसके बाद आगे लिखिए। कौन सा? आप 5वां बिंदु, जो मुख्य सुलेखक थे, मुख्य सुलेखक इटैलिक शैली में, इटैलिक का मतलब मान लीजिए इंग्लिश में जो लिखे हैं वो थे, इसमें कैलीग्राफर लिख लीजिए, कैलीग्राफर, ठीक है, कैलीग्राफर। तो कैलीग्राफर में आप लिखे, मुख्य सुलेखक में क्या लिखेंगे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, ठीक है। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा क्या है? मुख्य सुलेखक है। ये इटैलिक शैली में कैलीग्राफर हो गया, जो इटैलिक शैली में लिखे हैं। लेकिन जो हिंदी में संस्करण है, मतलब जो हिंदी में लिखा गया, हिंदी सुलेखक थे वो बसंत कृष्ण वैद्य थे। तो बसंत कृष्ण वैद्य के बारे में लिख लीजिए, हिंदी सुलेखक, हिंदी सुलेखक। हिंदी सुलेखक कौन है? वो है बसंत कृष्ण वैद्य, ठीक है। और इसके बाद आप जानते हैं कि नंदलाल बोस का नाम आता है। ये क्या करें? मुख्य रूप से सजावट का काम किए हैं। नंदलाल बोस आया तथा राम मनोहर सिन्हा, इन दोनों का नाम आता है, तो वो किए हैं। तो इसके बारे में नहीं, इतना लिख लीजिए आप मुख्य रूप से। हिंदी जो सुलेखक है वो बसंत कृष्ण वैद्य है, ठीक, कोई परेशानी नहीं ना, आगे से लेना, ठीक। 9 दिसंबर को सबसे पहले संविधान सभा की बैठक हुई। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946 को सबसे पहली बैठक हुई। तो क्या लिखेंगे? संविधान सभा की सबसे पहली बैठक, 7वां बिंदु जो भी हो, पहली बैठक। संविधान सभा आप लिखेंगे ही, लिख लीजिए, संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, इतना लिख लीजिए। अब हम थोड़ा सा देखते हैं उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में, ठीक। उद्देश्य प्रस्ताव क्या है अभी हम लोग देख लेते हैं। इतनी बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? ठीक है, एक बिंदु इसे में लिखिए, उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? 13 दिसंबर। 8वां लिख लीजिए। अभी क्या होता है हम लोग बात करते हैं 13 दिसंबर को, 13 दिसंबर का 1946 की बात ही चल रही है ना। 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव आया। ये क्या है बात करते हैं, उद्देश्य प्रस्ताव। पर्पस क्या है? संविधान बनाने का पर्पस क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, किनके द्वारा लाया गया? JLN के द्वारा। मतलब JLN का मतलब जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा क्या
किया गया, 13 दिसंबर में उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। तो उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को लाया गया, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री। संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो 9 दिसंबर 1946। इतना लिख लीजिएगा, इसको याद भी करना है, केवल देखना ही है। ठीक, चलिए थोड़ा से अभी उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में अब यहाँ परेशानी हो रही होगी तो उद्देश्य प्रस्ताव देख लेते हैं। हम लोग केवल ये बात नहीं करेंगे कि क्या आया क्या नहीं, उसके बारे में पूरा देखेंगे कि वास्तव में है क्या। ठीक है, ये या नहीं उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया, अब ये तो मालूम हो कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, तो इसको भी रख करें। संविधान सभा से प्रमुख बातें, इसको भी रख करते हैं। ठीक, अब हम बात करते क्या है उद्देश्य प्रस्ताव की। उद्देश्य प्रस्ताव ठीक, चलिए उद्देश्य प्रस्ताव कब आया? 9 दिसंबर को आया है क्या, पहले इसको देखते हैं फिर आगे बात करते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा आया गया। देखिए आप अभी प्रस्तावना देखेंगे, इसके बाद जस्ट इसके बाद हम लोग प्रस्तावना की बात करेंगे। जैसे संविधान सभा समाप्त होगा इसके बाद हम लोग प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना में मुख्य रूप से जो उद्देश्य प्रस्ताव की बातें हैं यही पूरा प्रस्तावना में लिखा है, मतलब थोड़ा बहुत अंतर के साथ हम लोग देखेंगे, लेकिन एक जो माइंडसेट है, दृष्टिकोण है, वो मुख्य रूप से इसी प्रकार का मिलता जुलता प्रस्तावना में है। तो उद्देश्य प्रस्ताव मतलब संविधान किस लिए बनाया जा रहा है, कोई ना कोई उद्देश्य होगा, तो उसके बारे में जो दर्शन है यहाँ पास आप देख सकते हैं। दर्शन का मतलब उसका दृष्टिकोण है, किस लिए बनाया जा रहा है, संविधान क्षेत्र क्या होगा, संविधान किस लिए होगा, नागरिकों को कुछ अधिकार मिलेंगे या नहीं मिलेंगे कि ऐसे ही हुआ। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव उसका जो दर्शन समझना हो तो उद्देश्य प्रस्ताव देख लेंगे। दर्शन हम लोग प्रियम्बल में भी देखेंगे, लेकिन इसकी बहुत सी बातें प्रियम्बल में शामिल है, जैसे समानता इसमें भी सम्मिलित है, वहाँ भी अभिव्यक्ति यहाँ भी सम्मिलित है, वहाँ भी सम्मिलित है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ और वहाँ दोनों जगह सम्मिलित है, तो हम लोग देख लेंगे दोनों स्थान पर। उद्देश्य प्रस्ताव में तो हम लोग समान रूप से देखेंगे, लेकिन प्रियम्बल में एक एक बातें देखनी है। एक एक बातें का मतलब अगर हम भारत के लोग हैं तो उसको भी देखना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए ये सब बातें कही गई हैं, तो इसको हम लोग प्रियम्बल में देखेंगे। ठीक, चलिए तो उद्देश्य प्रस्ताव किस लिए लाए? मुख्य रूप से संविधान का दर्शन देखना, तो उद्देश्य प्रस्ताव उस समय देख सकते हैं कि इसलिए माइंडसेट पर हम चलेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, किसके द्वारा लाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया। जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लाया गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। 9 दिसंबर को 13 दिसंबर को लाया गया, 13 दिसंबर को। ठीक, 1946 सन मत बोलिएगा, कुछ और मत लिख लीजिए, 1948 मत लिख लीजिएगा। ठीक है, पहला इसमें क्या कहा गया, उद्देश्य प्रस्ताव में पहला बिंदु क्या कहा गया? ये कहा गया कि देखिए कि संविधान सभा अब बन रही है। संविधान सभा 9 दिसंबर की बैठक हो गई। जब संविधान सभा की बैठक हो गई है तो कुछ ना कुछ वो निर्णय लेगी। सभी निर्णय तो नहीं अभी लेगी, क्योंकि जो शासन चल रहा है वो अभी ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत चल रहा है। तो 1947 का जो अधिनियम आएगा, स्वतंत्रता अधिनियम, उसमें सारी बातें स्पष्ट हैं। लेकिन जो अभी शासन चल रहा है 1935 के अधिनियम द्वारा चल रहा है। तो उद्देश्य प्रस्ताव में यह हुआ कि संविधान सभा बैठ गई है, तो अभी ये क्या करेगी? निर्णय लेगी। तो निर्णय लेगी तो वो किस पर निर्णय लेगी? तो यह बात हुआ कि संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित करती है। स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र क्या है, अभी हम लोग देख लेते हैं। समान रूप से यहाँ देखेंगे, लेकिन स्वतंत्रता और संप्रभुता प्रियम्बल में भी सम्मिलित है, तो हम लोग वहाँ स्पष्ट रूप से देखेंगे। यहाँ थोड़ा सा देखेंगे, प्रियम्बल में पूरी तरीके से देख लेंगे। प्रियम्बल का मतलब प्रस्तावना में हम लोग पूरी तरीके से देखेंगे। ठीक, तो इसमें पहला बिंदु यही किया गया कि जो संविधान सभा बैठक हुई है, ये संविधान सभा घोषणा करती है कि भारत एक संप्रभु राष्ट्र और एक स्वतंत्र राष्ट्र होगा। ठीक, ये पहली बात हो गई। दूसरा कहा गया कि यह संविधान मतलब इसी में यह कहा गया कि संविधान सभा यह भी घोषणा करती है कि शासन को चलाने के लिए, प्रशासन को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए या संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। संविधान भी बनेगा। तो संविधान सभा ऐसे, ये सभा ऐसे ही तो नहीं है, इसके लिए संविधान बनाने के लिए ये सभा
क्या हुआ, इसका गठन किया गया, इसकी बैठक हो रही है। तो संविधान सभा क्या घोषणा की, संविधान सभा समान रूप से कहा कि संविधान सभा भारत को एक संप्रभु एवं स्वतंत्र राज्य घोषित करता है तथा यह प्रशासन चलाने के लिए, देश में प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की भी घोषणा करती है। पहला बिंदु ये था, लिख ले थोड़ा सा। ठीक, क्या है, आपको अभी संप्रभुता में थोड़ा दिक्कत हो रही होगी, स्वतंत्रता में दिक्कत हो रही होगी, और संविधान में तो अभी नहीं हो रही होगी। ठीक, तो क्या हुआ, संविधान सभा क्या करती है, घोषणा करती है, संविधान सभा घोषणा करती है, क्या करती है, घोषणा। आप लिखते जाइएगा, संविधान सभा घोषणा करती, क्या करती है कि भारत क्या होगा, भारत एक संप्रभु। अभी ये शब्द आप लोग को थोड़ा परेशान कर रहा होगा, लेकिन हम लोग लिखेंगे एवं स्वतंत्र राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित करता है तथा दूसरा संविधान के निर्माण की घोषणा करती है, संविधान के निर्माण की क्या करती है, घोषणा करती है। ठीक है, आप इस तरह मत लिखिएगा, जिस तरह से आप बोला जा रहा है उस तरह लिखिए। क्या लिखेंगे, संविधान सभा घोषणा करती है कि भारत एक स्वतंत्र, एक संप्रभु एवं स्वतंत्र राष्ट्र होगा तथा प्रशासन को चलाने के लिए संविधान के निर्माण होगा। ठीक है, ये लिखिएगा, संविधान सभा यह घोषणा करती है कि भारत एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र होगा तथा भारत को चलाने या भारत के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान मतलब संविधान बनाना है। ठीक है, ठीक है, ये घोषणा किसमें हुआ, पहला बिंदु उद्देश्य प्रस्ताव में। आपको ये थोड़ा ये पॉइंट ज़्यादा थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा कि संप्रभु क्या है, स्वतंत्रता तो समझ में आ रहा होगा कि निर्णय की स्वतंत्रता मुख्य रूप से होगी, सभी चीज़ की स्वतंत्रता निर्णय की होगा, जितनी भी शक्तियाँ होगी वो किसके पास होगी, भारत के पास होगी। मतलब जो राष्ट्र होगा भारत के पास ही होगी, पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा, निर्णय लेने में पूरी तरीके से स्वतंत्र होगा। तो स्वतंत्रता का मतलब इतना आप समझिए कि भारत पूरी तरीके से स्वतंत्र, अब इस पर किसी के शासन नहीं होगा, निर्णय भी जो लेगा भारत स्वयं लेगा, भारत की सरकार लेगी, भारत का मतलब भारत की सरकार लेगी। ठीक, लेकिन संप्रभु का मतलब क्या होगा, ठीक है, संप्रभु का मतलब यह हो गया पूरी तरीके से जो स्वतंत्र है, स्वतंत्रता का मतलब यह होगा कि जो निर्णय लेगी उसमें पूरी तरीके से किसी दूसरे मतलब जो भी भारत या भारत की सरकार जो भी निर्णय लेगी उसमें किसी भी देश का हस्तक्षेप नहीं होगा, भारत स्वतंत्र होगा, सभी निर्णय लेने में क्या होगा, स्वतंत्र होगा। दोनों का मतलब ये समझ लीजिए। ठीक है, संप्रभु का मतलब ये हो गया कि भारत अब स्वतंत्र है, यहाँ पास किसी शासन नहीं है, लेकिन जो निर्णय लिए जाएंगे वो भी पूरी तरीके से स्वतंत्रता पूर्वक लिए जाएंगे। ठीक है, किसी बाहरी दबाव से नहीं लिए जाएंगे या किसी बाहरी देश के हस्तक्षेप से नहीं लिए जाएंगे। इतना समझ में आया। ठीक, आप संप्रभुता और स्वतंत्रता ये प्रियम्बल में आएगा, प्रस्तावना में भी आएगा, इसके बाद जस्ट उसी को देखना, तो परेशान बिल्कुल मत होइए। यहाँ पर समान रूप से इतना जान लीजिए, जब संप्रभुता पूरा आएगा ही तो वहाँ पूरा बता ही दिया जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। संप्रभुता का मतलब ये होगा किसी बाहरी दबाव के नहीं, स्वयं से निर्णय लेना पूरी तरीके से, किसी बाहरी देश के हस्तक्षेप से नहीं। ठीक है, ठीक। दूसरा में क्या लिखेंगे, दूसरा बिंदु लिखिए, संविधान सभा ये हो गया। ठीक है, इसमें कहा गया कि भारतीय क्षेत्र या भारतीय संघ में क्या क्या सम्मिलित होगा, ब्रिटिश प्रांत इसमें सम्मिलित होंगे, ब्रिटिश प्रांत और जो भारत के अंदर सभी क्षेत्र, जो भी सभी क्षेत्र हैं, और अन्य क्षेत्र में वो क्षेत्र आएंगे जो भारत में नहीं है, भारत से बाहर है, अन्य क्षेत्र। इसमें क्या लिखेंगे, अन्य क्षेत्र में जो भारत से बाहर है, जो भारत से बाहर हैं वो सभी क्या होंगे, शामिल होंगे किसमें, ब्रिटिश संघ में। ब्रिटिश प्रांत सभी क्षेत्र, ब्रिटिश प्रांत मतलब जो ब्रिटिश प्रांत आप जानते हैं 11 जो प्रांत है वो भी जो देशी रियासत जो सम्मिलित होना चाहे वो इसमें सम्मिलित होंगी, और अन्य क्षेत्र जो भारत से बाहर है वो भी अगर मिलना चाहती हैं तो भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। ठीक है, तो भारतीय संघ का क्या होंगे, ये सभी क्या होंगे, हिस्सा होंगे। ठीक है,
शामिल होंगे, हिस्सा होंगे, लिख लीजिए। भारतीय संघ के हिस्सा कौन कौन होंगे? जो ब्रिटिश प्रांत होगा या जो भारत के क्षेत्र में जो भी क्षेत्र उपस्थित है वो सभी सम्मिलित होंगे, और कोई अन्य क्षेत्र जो बाहर, भारत के बाहर है लेकिन भारत में शामिल होना चाह रहा है, वो सभी किसमें सम्मिलित होंगे? भारतीय संघ में सम्मिलित होगा। अभी संघ आपको परेशान कर रहा होगा, आप ये मान लीजिए कि भारत में सम्मिलित होंगे। संघ के बारे में हम लोग अनुच्छेद 1 में ही पूरी तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ठीक है, अनुच्छेद 1 भारत का राज्य एवं संघ है, तो उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। भारत, अब मान लीजिए कि भारत में क्या सम्मिलित होंगे? भारत के अंदर जो भी क्षेत्र होंगे वो भारत के अंतर्गत आएंगे, जो ब्रिटिश प्रांत होंगे वो भी, और कोई अन्य क्षेत्र जो भारत से बाहर है वो भी भारत में शामिल होना चाह रहा होगा, तो भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। ये बात समझ में आई? ठीक है। संघ में परेशानी हो रही होगी, संघ क्या है अभी आप पूरी तरीके से राष्ट्र समझिए, पूरा संपूर्ण राष्ट्र समझिए हम, लेकिन इसका पूरा अर्थ ये नहीं होता। संविधान जो आर्टिकल 1 है उसमें हम लोग पूरी तरीके से देख लेंगे, उसमें पूरी तरीके से नहीं बताया गया, लेकिन हम लोग उसके संदर्भ में जितनी बातें हैं सब देख लेंगे, मतलब संघ के संबंध में जितनी बातें हैं उसको देख लेंगे, ठीक ठीक है। तो भारतीय संघ में क्या क्या सम्मिलित हो? भारतीय, आप क्या लिखेंगे? भारतीय संघ में ब्रिटिश प्रांत सम्मिलित होंगे तथा वे अन्य क्षेत्र, इसमें क्या लिखेंगे आप? दूसरा बिंदु लिखे कि ब्रिटिश प्रांत व भारत के अंदर सम्मिलित हुए सभी क्षेत्र तथा अन्य वे सभी क्षेत्र जो भारत में सम्मिलित होना चाहेंगे वो भारतीय संघ का हिस्सा होंगे, ठीक है। यही लिखेंगे, भारत में जो ब्रिटिश प्रांत है तथा भारत के अंदर उपस्थित सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर वे सभी क्षेत्र, वे अन्य क्षेत्र जो भारत में सम्मिलित होना चाहते हैं वो भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। लिख लिए इतना, ठीक है। जो बोला गया इसी को लिखिएगा, आप पॉज करिएगा फिर इसको सुन के लिख लीजिएगा, ठीक है। ठीक, तो दूसरा बिंदु इसको लिख लीजिए, ठीक। तीसरा क्या लिखेंगे? इसको रफ करें, ठीक। तीसरा ये कहा गया कि अब ये अन्य क्षेत्र जो भारत में ब्रिटिश प्रांत हो गए, ये जो भारत के अंदर उपस्थित देशी रियासत है, केंद्र शासित जो भी है, जैसे आप दादरा एवं नगर हवेली हो गया, आप देखिए पांडिचेरी होगा, कराईकल हो गया, ठीक है, माहे हो गया, यनम हो गए, लक्षद्वीप हो गया, मतलब लक्षद्वीप का मतलब दमन एवं द्वीप, ये भी होगा। ये सभी क्षेत्र क्या क्या होंगे? ये सभी क्षेत्र इसके भाग होंगे, किसके? भारत के, अगर वो शामिल होना चाह रहे हैं तो, क्योंकि वो पहले शामिल नहीं हुए थे। आप जानते हैं 1954 के बाद दादरा एवं नगर हवेली 1954 में, फिर दमन और दीव 1955 में, और 1961 में क्या हुआ? सम्मिलित किया गया। 1961 में मुख्य रूप से सम्मिलित किया गया, ठीक है। 10वें संविधान संशोधन, 12वें संविधान संशोधन, इस तरह सम्मिलित किया। पांडिचेरी 14वें संविधान संशोधन द्वारा। ये सब हम कहाँ देखेंगे? ये संविधान के भाग 1 में देखेंगे, आर्टिकल 1 से 4 तक के बीच में देखेंगे, ठीक। कोई दिक्कत की बात है नहीं, ठीक है। चलिए, तीसरा क्या कहा गया? तीसरा ये कह दिया गया कि देखिए उद्देश्य प्रस्ताव में जो तीसरा कहा गया, क्या कहा गया? कहा गया कि ये जो क्षेत्र शामिल होंगे, जो उक्त क्षेत्र का मतलब आप ये करिए कि जो ये अन्य क्षेत्र और ये सभी क्षेत्र आप लिख लीजिए। ब्रिटिश क्षेत्र जो अभी शामिल हुए ना, ये तीनों चारों क्षेत्र, ये सभी क्षेत्र, तो ब्रिटिश प्रांत, अन्य क्षेत्र यदि चाहेंगे, क्या चाहेंगे अभी लिख लेते हैं फिर बताते हैं। ब्रिटिश प्रांत, अन्य क्षेत्र एवं भारत के अंदर सम्मिलित हुए सभी क्षेत्र, ठीक है। इसमें सब कुछ सम्मिलित है। जो दूसरे बिंदु में लिखवाया गया है वो सभी क्षेत्र इसमें सम्मिलित हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पास उक्त क्षेत्र लिख लीजिए। उक्त का मतलब जो उपरोक्त क्षेत्र, ठीक है। उपरोक्त का मतलब ऊपर वाले बिंदु में जो लिखा हुआ, ऊपर कौन लिखा? दूसरा बिंदु में जो लिखवाया गया, ठीक है, उपरोक्त बिंदु वाले क्षेत्र, ठीक ठीक। यदि चाहेंगे, कौन? ब्रिटिश प्रांत, अन्य क्षेत्र या भारत में सम्मिलित हुए सभी क्षेत्र, आप इतना लिख लीजिए। ब्रिटिश प्रांत, अन्य क्षेत्र या भारत में सम्मिलित हुए सभी क्षेत्र, या भारत में सम्मिलित वे सभी क्षेत्र यदि चाहेंगे, यदि अवशिष्ट शक्तियां चाहेंगे, प्रशासन, यदि प्रशासन को चलाने के
लिए अवशिष्ट शक्तियां चाहेंगे, शक्तियां, अवशिष्ट का मतलब अभी क्या होता है बता रहा है, क्षेत्र यदि प्रशासन को चलाने के लिए अवशिष्ट शक्तियां चाहेंगे तो दी जाएगी, चाहेंगे तो उनको वे सारी शक्तियां दी जाएंगी, वे सारी शक्तियां, वे सारी शक्तियां दी जाएंगी बशर्ते वे शक्तियां संघ में निहित नहीं होनी चाहिए, बशर्ते वे शक्तियां संघ में निहित नहीं होनी चाहिए। अभी क्या होता बताते हैं, वे शक्तियां संघ में, संघ क्या होता मतलब मान लीजिए राष्ट्र में केंद्र सरकार की बात कर रहे हैं, केंद्र सरकार मान लीजिए, संघ का मतलब अभी केंद्र समान रूप से मानिए, अभी पूरा मत देखिए, संघ में बशर्ते वे शक्तियां संघ में निहित ना हो, निहित ना हो, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, जो भी बताया गया उसमें इसको देखिए क्या बताया गया कि देखिए ब्रिटिश प्रांत, अन्य क्षेत्र या भारत में सम्मिलित वे सभी क्षेत्र यदि प्रशासन को चलाने के लिए अवशिष्ट शक्तियां का मतलब विशेष शक्तियां मांगेंगे, ठीक है, अवशिष्ट का मतलब विशेष शक्तियां यदि मांगेंगे, यदि चाहेंगे तो उनको वो सभी शक्तियां दी जाएगी बशर्ते वे शक्तियां संघ में निहित ना हो। संघ में अगर नहीं होगी, मान लेते हैं कि वो शक्तियां जो भी मांग रहे हैं वो अगर संघ के पास पहले से ही शक्तियां हैं तो वो शक्तियां संघ मतलब वो क्षेत्र को नहीं दी जाएगी, जो क्षेत्र सम्मिलित हुए हैं दूसरे बिंदु में, जो क्षेत्र सम्मिलित हुए हैं ब्रिटिश प्रांत हो या कोई भी क्षेत्र जो भारत में सम्मिलित हो गया है, यदि वो चाहेंगे तो उनको शक्तियां दी जाएंगी, प्रशासन को चलाने के लिए कुछ अवशिष्ट शक्तियां दे दी जाएंगी, लेकिन वो शक्तियां नहीं दी जाएंगी जो संघ के पास पहले से प्रशासन को चलाने के लिए उपलब्ध हो गए हैं, ठीक है। यदि प्रशासन को चलाने के लिए कोई भी शक्तियां केंद्र सरकार के पास पहले से है तो वे शक्तियां जो क्षेत्र सम्मिलित हुए होंगे उनको नहीं दी जाएंगी, उसके अतिरिक्त यदि वो चाहेंगे तो उनको शक्तियां दे दी जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर चाहेंगे केंद्र सरकार, मान लेते हैं किसी के नाम बदलना चाह रही है, ठीक, नाम बदल मान लेते हैं कि वहाँ पुलिस पूरा देख रेख की पुलिस की मतलब केंद्र सरकार के पास ये है कि वो पुलिस का नियंत्रण कर सकती है, उसका मतलब भर्ती करवा सकती है, यदि मान लेते हैं ये केंद्र सरकार के पास है, तो यदि हम कोई प्रांत चाहेगा कि हमको यह शक्तियां दे दी जाएंगी तो वो शक्तियां नहीं दी जाएंगी, क्योंकि वो शक्तियां पहले ही केंद्र के पास उपलब्ध हो चुकी हैं, तो वो शक्तियां नहीं दी जाएंगी जो केंद्र के पास पहले से उपलब्ध है। बाकी वो सभी शक्तियां अगर आप चाहेंगे तो अवशिष्ट शक्तियां दे दी जाएंगी जो केंद्र के पास नहीं होंगी, केंद्र के पास नहीं होनी चाहिए या संघ के पास नहीं होनी चाहिए, अगर संघ के पास है तब तो देंगे ही नहीं। संघ में राज्य भी सम्मिलित होते हैं, लेकिन अगर वे सभी क्षेत्र चाह रहे हैं कुछ अवशिष्ट शक्ति हमको चाहिए ही चाहिए, नहीं हम अलग हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, इस तरह भी बहुत सारे राज्य थे कि हमको कुछ विशेष अधिकार दीजिए नहीं तो हम भारत के साथ नहीं रह पाएंगे। इस तरह अभी हम लोग बात करेंगे जब आर्टिकल 1 से 4 के बीच देखेंगे, 1 देखेंगे, 2 देखेंगे, तो उसमें ये बात बहुत से आएगी कि बहुत सारे राज्य कह रहे हैं कि हम अलग हो जाएंगे, हमको साथ में नहीं रहना है, तो वो कुछ ना कुछ विशेष अधिकार चाहते हैं, ठीक है। इसी प्रकार देशी रियासत जितनी भी थी वो भी कह रहे हैं हमको कुछ ना कुछ अधिकार दीजिए, नहीं हम रहेंगे ही नहीं, चाहे हम अलग हो जाएंगे, अलग देश बना लेंगे। इस तरह बहुत सारे थे, बाद में धीरे धीरे करके उनको थोड़ा थोड़ा, जैसे आप कह सकते हैं कि लालच ही देकर थोड़ा थोड़ा शामिल किया गया, फिर बाद में उनको पूरी तरीके से शामिल कर लिया गया, ठीक। चलिए यह बात समझ में आई, 34वां बिंदु लिखें, ठीक है, रफ करें तो कोई परेशानी तो नहीं होगी, जो भी शब्द आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा सा, क्योंकि अभी आप शुरुआत कर रहे हैं, थोड़ा सा परेशानी हो रही होगी कि कोई नया शब्द आया, लेकिन ये सभी शब्द हम प्रियंबल में जो भी आप देखेंगे, संप्रभुता हो गया, स्वतंत्रता हो गया, संघ के बारे में संघ वाले क्षेत्र में देख ही लेंगे, तो कोई दिक्कत होगी नहीं आप लोगों को, ठीक, ठीक है। चलिए चौथा बिंदु क्या है, थोड़ा देखते हैं।
चौथा बिंदु क्या होगा कि जो स्वतंत्र, जो अब राष्ट्र, पहले ही बिंदु को लिखवाया गया कि संविधान सभा घोषणा करती है कि भारत एक स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र होगा। स्वतंत्र होगा, वहाँ किसी का शासन नहीं होगा। निर्णय भी जो लिया जाएगा संप्रभु को, मान लीजिए जो निर्णय भी लिया जाएगा वो किसी क्षेत्र, किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप से नहीं लिया जाएगा, स्वतंत्र रूप से निर्णय लिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो आर्टिकल 4 में क्या कहा गया? आर्टिकल 4 में ये कहा गया कि जो स्वतंत्र राष्ट्र है, स्वतंत्र भारत है, इसके जो सरकार के अंग होगा, इनका स्रोत जो होगा, इनको जो शक्तियाँ मिल रही होगा वो भारत की जनता से मिलेंगे। ठीक है, भारत की जनता ही स्रोत होगी किसके? जो भारत में शक्तियाँ हैं, जो सरकार के अंग हैं। तो क्या लिख लीजिए, लिखिए आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे संघ, क्या लिखेंगे? सरकार के अंग, सरकार के अंग, ठीक, और शक्तियाँ, अथॉरिटी, अथॉरिटी लिख लीजिए, अथॉरिटी, अथॉरिटी का मतलब प्राधिकार हो गया। ठीक है, प्राधिकार, प्राधिकार लिखा रहेगा उसे अथॉरिटी मानिएगा। ठीक है, जो भी शक्तियाँ होंगी, प्राधिकार या अथॉरिटी होंगी और सरकार के जो अंग होंगे, इन सब का स्रोत क्या होगा? इन सब का स्रोत आप लिखेंगे स्रोत, इन सबके स्रोत क्या होंगे? स्रोत का मतलब समझ रहे हैं ना? इन सबके स्रोत भारत की जनता होगी। ठीक है, भारत की जनता होगी। ठीक है, भारत की जनता ही सरकार, सरकार के जितने भी अंग होंगे वहाँ इन सब का स्रोत क्या होगी? भारत की जनता होगी। सरकार के अंग में भी जो शक्तियाँ देगी उसमें भी अथॉरिटी, जो अपराधिकार होंगे उसमें भी जो भारत की जनता होगी वही सब में सम्मिलित होगी। ठीक, इतना कह दिया गया। ये तो कोई मतलब इतना कठिन सब मतलब है नहीं। ठीक है, कोई इसे समझाने वाला है नहीं। भारत की जनता ही क्या होंगी? इन सब के स्रोत होंगी। स्रोत का मतलब यह हुआ कि यहीं से पूरा होगा। जैसे आप चाहे विधानसभा देख लीजिए, चाहे लोकसभा, ये क्या होंगी? भारत की जनता ही तो उसमें बैठी हुई है। तो भारत की जनता ही क्या है? स्रोत है। इनको शक्तियाँ भी दे रहे हैं, भारत की जनता ही बैठा कर वहाँ भेजी हैं। तो इनको शक्तियाँ कौन दे रहे हैं? भारत की जनता। भले ही संविधान में अब निर्णित हो गया है तो अब संविधान दे रही शक्ति, लेकिन भारत की जनता स्रोत तो है ही है ना। ठीक, पांचवा बिंदु, पांचवा बिंदु में क्या कहा गया कि भारत के लोगों को क्या क्या मिलेगा? भारत के लोगों को क्या क्या मिलेगा का मतलब ये कहा गया कि भारत अब देश आज़ाद हो रहा है तो भारत की जनता को कुछ ना कुछ अधिकार तो चाहिए ही ना। उनको राजा की तरह, जैसे राजा के समय क्या हुआ करता था, किसी को बोलने का अधिकार नहीं, जो कहें, जो जिसको कहा जाएगा वही बोलेगा। लेकिन यहाँ की जनता अब स्वतंत्र हो रही है, लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र में तो ये होना ही चाहिए कि सभी लोग अपनी बात रख सके। ठीक, तो इसमें जनता को कोई ना कोई अधिकार तो दिया ही जाएगा ना। तो इसमें क्या कहा गया? कहा गया कि जो भारत के लोग उनको क्या क्या मिलेगा? भारत के लोगों को, भारत के लोगों को क्या क्या मिलेगा? भारत के लोगों को देखिए, इसमें लिखते जाइए, भारत के लोगों को दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? दिया जाएगा। अब क्या दिया जाएगा? लिखते जाइए तो समझ में आ जाएगा। भारत के लोगों को दिया जाएगा, न्याय दिया जाएगा। अभी न्याय आप लोगों को परेशान करेगा, बिल्कुल परेशान मत रहिए। न्याय दिया जाएगा। न्याय किस प्रकार का? सामाजिक, सामाजिक, सामाजिक आप पूरा लिखिएगा। आर्थिक, राजनीतिक, राजनीतिक, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। ठीक, क्या दिया जाएगा? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। ये शब्द फिर आ गया। अभी हम लोग प्रस्तावना जब देखेंगे तो ये सब आएगा। सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिलाने के लिए प्रस्तावना में लिखा हुआ है। तो वहां पास ये तीनों शब्द देखेंगे, न्याय भी देखेंगे, लेकिन यहाँ अभी हम समान रूप से देख लेते हैं। आप अभी लिख लीजिए, थोड़ा सा भी बताते हैं। ठीक, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाएगी। अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति का मतलब बोलने की, मान लीजिए बोलने की स्वतंत्रता। ठीक है, बोलने की स्वतंत्रता। ठीक, और सभी स्वतंत्रताएं जितनी भी आप चाहेंगे वो दिया जाएगा।
अपना जो भी विश्वास है, धर्म है, चुनना चाहें वो भी सब दिया जाएगा। ठीक है, धर्म हो गया कि आप धर्म चुन सकते हैं, विश्वास आप में जिसमें हो उसको रख सकते हैं, आस्था जिसमें हो, और सुरक्षा दी जाएगी। ठीक है, संगठन बनाने का अधिकार दिया जाएगा कि आप संगठन बनाकर यदि रहना चाह रहे हैं तो संगठन बनाए, मतलब कुछ लिमिटेशन के साथ, वो हम आगे देखेंगे। जब हम आर्टिकल 19 देखेंगे तब ये बातें आएगी, संगठन और अभिव्यक्ति के बारे में आएगी। ठीक है, तो वहाँ पास हम देख लेंगे। तो भारत के लोगों को दिया जाएगा सामाजिक एवं आर्थिक न्याय। ठीक है, अभिव्यक्ति बोलना या स्वतंत्रता दी जाएगी, स्वतंत्रता। ठीक है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाएगी। विश्वास हो गया, धर्म, विश्वास का मतलब हम जिस धर्म में विश्वास रख के उसको मान सकते हैं, उसके मूल्यों को मान सकते हैं, उसके मूल्यों को स्वीकार कर सकते हैं। ठीक है, मूल्य क्या है ये सब हम वही देखेंगे, आर्टिकल 25, 26, 27, 28 में दिया गया है, मौलिक अधिकार में वही बात करेंगे। सुरक्षा दिया जाएगा, संगठन बनाने इत्यादि कर लीजिए। तो इस प्रकार क्या होगी, भारत को जनता को दिया जाएगा। ठीक है, मतलब सुरक्षा दी जाएगी, संगठन बनाने का अधिकार दिया जाएगा, विश्वास हो गया, धर्म हो गया, स्वतंत्रता दी जाएगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी जाएगी, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। ये सब बातें आएंगी, ये मूल अधिकार में आएगी। लेकिन हम लोग समान रूप से देखते हैं। अभिव्यक्ति का मतलब मान लीजिए बोलने की आज़ादी दी जाएगी। ठीक है, कि आप कोई भी अपनी बात रख सकते हैं। ठीक है, लोकतंत्र है, सबकी बातों को सुनना, मतलब लोकतंत्र ही एक ऐसी व्यवस्था है जहाँ पर सभी व्यक्तियों को बुद्धिमान माना जाता है। ठीक है, इसीलिए वयस्क मताधिकार दिया गया। लोकतंत्र मतलब सभी व्यवस्थाओं में सबसे अच्छी तो वही है, साथ ही साथ इसमें ये महत्वपूर्ण बात है कि सभी को क्या माना जाता है, सभी को बुद्धिमान माना जाता है, इसमें ये खास बात है। ठीक है, लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों को बुद्धिमान समझा जाता है। सामाजिक एवं आर्थिक राजनीतिक न्याय दिया जाएगा। सामाजिक का मतलब ये हो गया, देखें कुछ लोग पहले से ही क्या थे, जैसे आप महिलाओं को देख लीजिए, महिलाएं हो गया, या अनुसूचित जाति हो गया, अनुसूचित जनजाति हो गया। ठीक है, तो ये लोगों को क्या हुआ, पहले से उतना सम्मान मिला नहीं, तो अब क्या होगा, सामाजिक न्याय दिया जाएगा। तो उसी अनुसार अब उनको न्याय प्रदान किया जाएगा, जस्टिस प्रदान किया जाएगा। सामाजिक के कुछ लोग जो उच्च वर्ग के थे, सवर्ण वर्ग के थे, उन लोग ने खूब लाभ लिया, लेकिन जो महिलाएं थी, जो अनुसूचित जाति एवं जनजाति थी, इनको अधिकार मिले नहीं, तो इनको अधिकार दिया जाएगा। जो सामाजिक व्यवस्था है तो इनको सम्मान दिया जाएगा, अधिकार दिया जाएगा, उस अनुसार से उनको न्याय प्रदान किया जाएगा। ठीक है, ठीक, ये प्रियम्बल में आएगा, अच्छे से देखेंगे। आर्थिक न्याय का मतलब ये मान लीजिए कुछ लोग बहुत अमीर, कुछ गरीब है, तो उस अनुसार उसमें जैसे अब सुरक्षा दी ही जाएगी, तो उसके आधार पर दिया गया। राजनीतिक न्याय भी, राजनीतिक न्याय का मतलब ये हो गया कि राजनीति में हो गया कि उनको संगठन बनाने का हो गया, अभिव्यक्ति हो गया, सभा करने के लिए हो गया, जो भी ये सभी स्वतंत्रता है जिसमें दी जाएगी वो हो गया राजनीतिक न्याय में। ठीक है, ठीक, स्वतंत्रता समझ रहे हैं, विश्वास तो हम लोग फेथ हो गया। ठीक, सुरक्षा तो जानते हैं, सिक्योरिटी संगठन के बारे में हो गया। तो ये न्याय वाला शब्द आपको सबसे ज़्यादा परेशान करेगा और अभिव्यक्ति सबसे ज़्यादा परेशान कर रहा होगा। तो इसको हम लोग जितना समझा दिया गया है उतना तो ठीक है, लेकिन ये आर्टिकल 19 में है और इसको हम प्रियम्बल में देखेंगे, 19 में भी देखेंगे। ठीक है, इसको 19 में भी देखेंगे, मतलब 19 का मतलब प्रियम्बल में भी अभिव्यक्ति को हम देखेंगे। ठीक, तो 5वां बिंदु ये कहा गया, कोई बड़ी बात तो है नहीं, समझ में आ गया ना। ठीक है, आगे चले ना, छठा देख लें। ठीक, छठे में क्या कहा गया कि अब ये बताइए कि देखिए जो भी पिछड़ा वर्ग है इनको सुरक्षा देने की बात कही गई कि जो पिछड़ा वर्ग हो गया, अनुसूचित जाति हो गई, महिलाएं हो गई, ठीक है, इन सबको क्या दिया जाएगा, सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अल्पसंख्यक हो गए, अल्पसंख्यक का मतलब ये हो गया, भाषाई अल्पसंख्यक भी होता है, धार्मिक अल्पसंख्यक। भाषाई हम धार्मिक दोनों प्रकार के होते हैं, भाषा के आधार पर भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं या धार्मिक आधार पर भी अल्पसंख्यक हो सकते हैं। अगर टोटल ऑल पूरे भारत की बात किया जाए तो ईसाई अल्पसंख्यक में है, मुस्लिम अल्पसंख्यक में है, सिख अल्पसंख्यक में है, हिंदू क्या होता है, बहुसंख्यक में। ये केवल टोटल ऑल अगर देखा जाए, टोटल ऑल का मतलब समझ रहे हैं ना, पूरे भारत की बात किया जाए, किसी राज्य विशेष की बात करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, पूरे भारत की बात किया जाएगा तो ऐसा है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी जगह है जहाँ पास हिंदू बहुसंख्यक में नहीं है। ठीक, राज्य के अनुसार देखा जाए तो। ठीक है, चलिए छठा पॉइंट क्या लिखेंगे कि अल्पसंख्यक क्या हो गया, अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग
जनजाति इत्यादि क्या दिया जाएगा, सुरक्षा दिया जाएगा। ठीक है, इत्यादि को सुरक्षा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, सुरक्षा दिया जाएगा, कोई परेशानी तो नहीं। ठीक है, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, जनजाति इत्यादि को क्या किया जाएगा, सुरक्षा, सिक्योरिटी दी जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, वो सभी प्रकार की सुरक्षा सम्मिलित होंगी। ठीक है, कि अल्पसंख्यक है, और ऐसा नहीं, आप लोग ये बताइए, अल्पसंख्यक को ये हमेशा खतरा रहता ही है किसी स्थान पर। मान लेते हैं ये, मतलब अभी हम केवल उदाहरण के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं किसी स्थान पर बहुत सारे हिंदू हैं और वहाँ पास एक घर मुस्लिम का है, तो मुस्लिम वाले घर को ये हमेशा जब लगा ही रहता है कि आसपास हमारे सब दूसरे धर्म के लोग हैं, तो वो विश्वास बना नहीं पाता, मतलब हमेशा रहता हो तो ठीक है। तो ये अल्पसंख्यक लोग हैं, अल्पसंख्यक मतलब उस क्षेत्र में अल्पसंख्यक हुआ, तो ये मुस्लिम समुदाय को हमेशा ये भय रहेगा कि कहीं किसी कोई आक्रमण न कर दे, तो उनको सुरक्षा तो दी ही जाएगी ना। ठीक है, इसी प्रकार हिंदू भी हो सकते हैं कि हिंदू घर है, आसपास कई सारे मुस्लिमों का घर है, तब क्या हुआ, उसको हमेशा ये भय हुआ कि कहीं ये हमला न कर दे, तो उनको सुरक्षा देने का काम राज्य का होगा। तो ये समझ रहे हैं ना। ठीक है, ठीक, इसी प्रकार पिछड़ा वर्ग भी हो गया, और जनजाति पिछड़ा वर्ग पे इसलिए कि सवर्ण जाति उन पर क्या किया जाए, अपना अधिकार न जताए रहे हैं, अभी भी गांव घर में तो होता ही है। ठीक, इसी प्रकार जनजातियों को भी सुरक्षा दी जाएगी। आप जानते हैं कि जनजाति वाले क्षेत्र में ऐसे ही नहीं जाया जाता। ठीक है, ऐसे कि मतलब आप अगर चाहें कि अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड इस सब क्षेत्र में चले जाएं जहाँ जनजाति बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ ऐसे ही नहीं जाया जाता, सरकार से पहले अनुमति लेनी पड़ती है। मतलब ARC हो गया, ADC से वहाँ से अनुमति लेनी पड़ती है। ILP होता है, इनर लाइन परमिट होता है, ILP होता है। ILP जब इनर लाइन परमिट हो गया कुछ क्षेत्र में, जैसे नागालैंड हो गया, अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ अगर जनजाति क्षेत्र में जाना है तो ILP इनर लाइन परमिट होता है, उसको लेकर फिर अंदर जाते हैं निश्चित समय के लिए। इसमें दिया जाता है 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन। ठीक है, इस प्रकार जा सकते हैं। ठीक, ठीक है, तो अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, जनजाति इत्यादि को सुरक्षा दिया जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। ठीक, 7वां बिंदु क्या है, 7वें में ये कहा गया कि देश एकता बनाए रखेंगे। ठीक है, संघ की एकता को बनाए रखेंगे। संघ, संघ का मतलब समझ रहे हैं, पूरा भारत। ऐसा नहीं है कि कोई राज्य इधर भाग रहा है, इधर कोई राज्य इधर भाग, इधर उधर का मतलब समझ रहे हैं, पूरा भारत एक साथ रहेगा। ऐसा नहीं है कि असम कह रहा है कि मैं बाहर निकल जाऊंगा, तमिलनाडु कह रहा है मैं बाहर निकल जाऊंगा, महाराष्ट्र कह रहा है मैं बाहर निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, सब लोग मिलकर रहेंगे, तो भारत की एकता को बनाए रखेंगे। संघ की एकता, संघ की एकता को बनाए रखेंगे, यूनिटी जिसे कह सकते हैं, एकता को बनाए रखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, संघ की एकता बनाए रखेंगे तथा हम लोग सुरक्षा किसको किसको देंगे, चाहे वो भू क्षेत्र हो, चाहे जल क्षेत्र हो, जल क्षेत्र, और चाहे वायु क्षेत्र हो। ठीक है, इन सभी को सुरक्षा दी जाएगी। ठीक है, अपने तरीके से हम लोग सुरक्षा देंगे। जैसे आप जानते हैं सब में अब नेवी हो गया, आर्मी हो गया, इसके बाद आप देखेंगे कि एयरफोर्स हो गया, ये सब क्या करते हैं, सुरक्षा देते हैं। भूमि में हो गया जैसे, ठीक है, थल सेना यहाँ पर सुरक्षा देती है, जल सेना जल क्षेत्र में, वायु क्षेत्र में वायु सेना देती है, तो इनको सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, सुरक्षा का मतलब हम अपने अनुसार करेंगे, दूसरे देश के अनुसार तो करेंगे नहीं। हमारे पास जितना संसाधन होगा, जितने लोग होंगे, कुशलता जिस प्रकार होगी, टेक्नोलॉजी जिस प्रकार होगी, उस अनुसार सुरक्षा देंगे, किसी देश की नकल तो करना नहीं है। ठीक, संघ की एकता को बनाए रखेंगे। ठीक है, संघ को सभी देश को मतलब सभी राज्यों को एकजुट होकर रहना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश कह रहा है मैं अब नहीं रहूँगा, बाहर निकल जाऊँगा, बाहर निकल कर कहाँ जाएगा, बाहर बीच में है वो कहाँ जाएगा बाहर। अगर हम लैंड लॉक भूमि की, लैंड लॉक का मतलब ये हो गया जिसकी सीमा समुद्रों से नहीं मिलती, तो वो क्षेत्र अलग होकर क्या करेंगे हम लोग, अगर जगह ही नहीं दी निकलने की, तब वो कहाँ जा पाएंगे, बीच वाले क्षेत्र को सबसे बड़ी परेशानी है। ठीक है, ठीक, 8वां बिंदु क्या कहा गया कि भारत की उचित पहचान दिलाई जाएगी। ठीक है, विश्व में लिखा है कि प्राचीन भूमि को दिलाया जाएगा। प्राचीन भूमि का मतलब जो प्राचीन भूमि, भारत प्राचीन जो भूमि है वो प्राचीन है, तो ये कहा गया कि जो प्राचीन है विश्व में हम इसको उचित पहचान दिलाएंगे। तो विश्व में भारत को उचित पहचान दिलाया जाएगा, भारत को उचित पहचान दिलाया जाएगा। तो क्या कहा गया कि भारत को
विश्व में भारत को उचित पहचान दिलाया जाएगा, भारत को उचित पहचान दिलाया जाएगा, पहचान दिलाया जाएगा, भारत को उचित पहचान दिलाया जाएगा। ठीक, तो विश्व में भारत को उचित पहचान दिलाया जाएगा। उचित पहचान दिलाया जाएगा मतलब कि भारत का भी अस्तित्व है। ठीक है। दूसरा बात, शांति का प्रयास करेगा भारत। ऐसा नहीं है कि झगड़ा का प्रयास करेगा, तो शांति का प्रयास कौन करेगा? भारत भी। अगर विश्व क्या कर रहा है, शांति के मार्ग पर चलेगा, तो भारत भी है। ऐसा नहीं कि अगर सब लोग लड़ रहे हैं तो भारत भी लड़ना शुरू कर देगा, ऐसा नहीं है। न्याय के अनुसार करेगा, जिस प्रकार करेगा। ठीक है। तो भारत, विश्व में भारत को उचित पहचान दिलाया जाएगा, इतना कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है। 8 पॉइंट समझ में आए अच्छी तरीके से। कुछ बिंदु जो नहीं, मतलब समझ में तो आया होगा, लेकिन पूरी तरीके, जैसे संप्रभुता हम लोग पूरी तरीके से देखे नहीं, न्याय पूरी तरीके से नहीं देखे। ये प्रेम्बल, इसके बाद वही टॉपिक ही है। अभी तो हम लोग शुरू कर रहे हैं, शुरू करने में क्या होगा, यही दिक्कत रहती है, कुछ शब्द थोड़ा नहीं समझ में आते। तो जो बताया गया है, संप्रभुता जो बताया गया है, न्याय जो बताया गया, थोड़ा नॉर्मल रूप से समझ में आ गया ना, उतना ही महत्वपूर्ण, अभी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण। आगे हम लोग जैसे दूसरा टॉपिक प्रियम्बल शुरू करेंगे, प्रस्तावना शुरू करेंगे, तो वहाँ तो पूरी तरीके से देखना ही है। ठीक, तो ये समझ में आ गया उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में। ये 8 बिंदु समझ में आए, ये 8 बिंदु ही थे, इतना समझ में आया। ठीक है। ये उद्देश्य प्रस्ताव आया कब था? 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को क्या हुआ? सर्वसम्मति से इसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। तो ये 8 बिंदु आपको लिखकर एकदम कंठस्थ कर लेना है। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक, 8 बिंदु क्या करेंगे, एकदम याद ही कर लेना है, इसको इधर उधर नहीं, अभी याद करते जाएंगे। ठीक है, नहीं बाद में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो फिर एक साथ याद करने में यही होगा कि अभी कैसे याद करें, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा हो जाता है तब एक साथ याद करने में बहुत परेशानी होती है। अगर थोड़ा थोड़ा है तो याद करते जाएंगे, अगर एक साथ होगा तो फिर दिक्कत होती है। ठीक, चलिए, तो क्या लिखेंगे? 13 दिसंबर को, 13 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। अभी बताते हैं सर्वसम्मति क्या है। सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। ठीक, लिया गया, कोई दिक्कत नहीं है, इतना समझ में आया। कोई परेशानी हो तो बताइए कमेंट में कमेंट में बताएंगे तो फिर बता दिया जाएगा। सर्वसम्मति एक थोड़ा सा ये हो गया। सर्वसम्मति का मतलब ये हुआ सभी लोग स्वीकार कर लिए, संविधान सभा में जितने लोग उपस्थित हैं वो सभी लोग स्वीकार कर लिए। ठीक, देखिए हमारे संविधान सभा में मतलब पहले से ये राय थी कि कोई भी जो भी एक्ट पारित होगा, कोई भी अनुच्छेद जो पारित होगा, उसको क्या किया जाएगा, उसके लिए वोटिंग नहीं करवाई जाएगी, बल्कि उस पर विचार विमर्श होगा, विचार रखा जाएगा, फिर उसके बहस होगी, विचार विमर्श होगा, बहस होगी, जो अच्छाई होगी बुराई होगी सब लोग मिलकर उसको दूर करके फिर सम्मिलित कर दिया जाएगा। सभी लोग मिलकर सम्मिलित करेंगे, ऐसा नहीं कि वोटिंग कराया जाए कि हमको मान लेते हैं आर्टिकल 1 को हमको शामिल करना है, इसमें वो नहीं करवाया जाएगा, वोटिंग नहीं करवाया जाएगा कि वोटिंग हो गई, अगर उनके पक्ष में आ गया तो इसको शामिल कर दिया गया, ऐसा नहीं। सभी लोग मिलजुल कर उस पर बहस करेंगे, जब उस पर बहस पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी, सब लोग संतुष्ट हो जाएंगे, तो उसको आसानी से सब लोग मिलकर क्या कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे। तो सर्वसम्मति के मतलब इसी प्रकार हमारे संविधान सभा में इसी प्रकार हुआ, जितने भी अनुच्छेद या एक्ट या प्रस्ताव लाए गए हैं वो सब लोग मिलकर स्वीकार किए हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ लोग स्वीकार किए कुछ लोग नाराज हैं, ऐसा नहीं। नाराज पहले थे ही, लेकिन बाद में सब लोग मिलकर कि उसमें कुछ कमियां हैं उसको दूर करके फिर उसको सम्मिलित कर लिया जाता था। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं। ठीक है, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, वोटिंग नहीं करवाई गई। ठीक, जब 9 दिसंबर 1946 को बैठक हुई तब 211 सदस्य ही इसमें भाग लिए थे। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसको लिख लीजिए। 9 दिसंबर 1946 को 211 ही सदस्य भाग लिए थे, 211 प्रतिनिधि ही भाग लिए थे, प्रतिनिधि ही भाग लिए थे। ठीक, 211 ही प्रतिनिधि भाग लिए थे, देशी रियासत भाग ली ही नहीं थी। आप लोग को मालूम होगा, अभी जब कोई रिवीजन करवा रहे थे तब 389 सीटें थी, उसमें
296 ब्रिटिश के पास थी, 93 सीटें देसी रियासतों के पास थी। इसमें भी बांट दिया गया। 208 सीटें किसको मिली थी? कांग्रेस को मिली थी। 73 सीटें मुस्लिम लीग को, 15 अन्य सीटों को मिली थी। लेकिन इसमें भाग कितने लोग ले रहे हैं? 211 लोग। इसका मतलब बहुत सारे लोग इसमें सम्मिलित नहीं हुए थे। बाद में फिर जब मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं सम्मिलित हो रहे थे, क्योंकि उनको पाकिस्तान के निर्माण चाहिए था, मतलब वो चाह रहे थे कि पाकिस्तान अलग ही हो, अलग हो, भारत से अलग हो। तो इसके बाद वो माउंटबेटन योजना आई 3 जून को 1947 को माउंटबेटन योजना आई। इसके बाद पाकिस्तान को भारत से अलग कर दिया, मतलब भारत को विभाजित करके पाकिस्तान बना दिया गया। ठीक है, तो मुस्लिम लीग के लोग पैसे नहीं सम्मिलित हुए थे। ठीक, तो और साथ ही साथ देसी रियासत भी नहीं सम्मिलित हुए। देसी रियासत कहीं हम लोग को अलग ही रहना, हमको इससे मतलब नहीं है। हम अपने अनुसार कानून बनाएंगे, अपने अनुसार वहाँ पास लोगों को जो भी होगी प्रजा होगी उस पर शासन करेंगे। लेकिन फिर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि ज़्यादा समय तक चल नहीं पाएगा। ठीक, तब वो क्या हुआ, जब उनको समझ में आया तो 28 अप्रैल को कुछ लोग सम्मिलित हो गए। 28 अप्रैल 1947 को जैसे जयपुर, बीकानेर, बड़ौदा, ये सभी लोग धीरे धीरे सम्मिलित होते गए, संविधान सभा में आते गए। फिर इसके बाद धीरे धीरे सब बहुत सारे लोग सम्मिलित होते गए। तो उसके बाद हम कल देखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम आया। भारत स्वतंत्रता अधिनियम आने के बाद भी ऐसी व्यवस्था हो कि उसमें कुछ बहुत परिवर्तन हो गया। इसमें किसमें? संविधान सभा में। तो इसको हम कल देखेंगे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इतना समझ में आया? समझ में आया ना? ठीक है, इतना समझ में आया। कल वाला वीडियो देखिएगा, महत्वपूर्ण है। जितना बताया जा रहा है उतना लिखते जाएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसी प्रकार हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। जिस तरह इंडियन जियोग्राफी कंप्लीट हो गया, ये भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इंडियन जियोग्राफी कंप्लीट हो गया। प्लेलिस्ट में जाइएगा, देखिएगा, पूरी तरीके से बताया गया है। ठीक, ठीक है, कैसा लगा बताएंगे आप लोग? ठीक है, बता दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे कल। ओके।